नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण। पिछले वीडियो में हमने लौकिकीकरण या जिसे आप धर्मनिरपेक्षीकरण भी बोलते हो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आधुनिकीकरण के अर्थ को, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, आधुनिकीकरण के लक्षण, कारक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आधुनिकीकरण को समझने से पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा, जब औद्योगिकरण आया यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या सारे चेंजेस सोसाइटीज़ में आए थे। देखो, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यूरोप से। तो यूरोप में जो एक सामंतवाद था उसका पतन हो गया था औद्योगिकरण के कारण। और दूसरी चीज़ वहाँ पे जो बढ़ी थी या विकास हुआ था जिसका, वो क्या था? पूंजीवाद। लोग फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहे थे, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, मशीनें काम कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई थी। और उद्योगों के कारण क्या हो रहा था? नगरीकरण में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। गाँव जो थे वो कस्बे बन रहे थे, कस्बे जो है वो नगर बन रहे थे और नगर जो है वो परिवर्तित होकर धीरे-धीरे क्या बन रहे थे? महानगर। और विशाल रूप में सामने आ रहे थे। और जब आप बात करते हो महानगरों की या सिटीज़ की, मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ की, तो वो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। वहाँ पे एक खास तरह के अनुभव होते हैं, विशेष प्रकार की जो वहाँ के कल्चर होते हैं, वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये सब किसके कारण होता है? आधुनिकता के प्रभाव के कारण। तो आधुनिकता के कारण नगरीकरण या कल्चरल प्लूरलिज्म यानी कि सांस्कृतिक एकाधिकता या एक ही जगह पे अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की संस्कृतियां को देख सकते हो आप। तो आधुनिकता जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज ला रही थी। औद्योगिकरण के कारण आधुनिकता आई और आधुनिकता के कारण ही धीरे-धीरे आधुनिकीकरण देखने को मिला। अगर हम बात करें आधुनिकता की, इसमें लचीलापन होता है और ये हमेशा नए आविष्कारों में जुटी रहती है। तो आधुनिकता का अर्थ तो हमने समझ लिया कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे नए इनोवेशन होते हैं, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का परिवेश होता है, एक सांस्कृतिक बहुलता देखने को मिलती है, यानी कि कल्चरल प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। एकाधिक संस्कृति एक साथ रहती हैं, अनेक भाषाएँ होती हैं, अनेक जातियाँ होती हैं जो एक साथ मिलके एक अलग तरह के एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं। अब हम ज़रा-सा समझ लेते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ। देखो, आधुनिकीकरण का अर्थ है किसी पारंपरिक, ग्रामीण और कृषि आधारित समाज का एक आधुनिक, नगरीय और औद्योगिक समाज में परिवर्तन। अर्थात जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके किसे कहते हैं आपको आइडिया होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं होती, बहुत सरल सा जीवन होता है, नेचर से कनेक्टेड लोग होते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि आधारित, कृषक समाज। तो ऐसे ही किसी पारंपरिक और ग्रामीण इलाके या कृषक आधारित समाज को जब एक आधुनिक, नगरीय और औद्योगिक समाज में चेंज कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण। यह एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो तकनीकी प्रगति, औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। मीन्स जो कृषक समाज है, जो बहुत सिंपल जीवन व्यतीत करता है, पारंपरिक जीवन उनका है, वहाँ पे जब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, वहाँ पे शहरीकरण हो, अर्थात हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही हों, फैक्ट्रीज़ बन रही हों, इस तरह की चीज़ें जब होने लगें किसी ग्रामीण इलाके में, तो वो कहलाता है आधुनिकीकरण। मतलब सिंपल शब्दों में एक सरल से समाज को नगरीय परिवेश की तरह बना देना आपका कहलाता है आधुनिकीकरण। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो रूरल एरिया थे पहले, वहाँ पे यातायात के लिए क्या यूज़ होती थी? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या और भी जो इस तरह के साधन थे। या आप अगर बात करो कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से संचार के लिए वो क्या यूज़ करते थे? चिट्ठी। बट आज के टाइम पे ग्रामीण इलाकों में भी आधुनिक जो मोटर गाड़ीज़ हैं या ट्रेन, बस, फोर व्हीलर या उनकी खुद की व्हीकल, सब कुछ है उनके यातायात के लिए। प्लस अगर उन्हें किसी से कांटेक्ट करना है या कम्युनिकेशन करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपके जो चैट्स वाले ऐप हो गए हैं, दूसरी चीज़ आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो बाय फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएँगी?
आधुनिकीकरण किसकी? भारतीय क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं या जहाँ पे ये सारी चीज़ें बदली हैं। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य हमें समझ में आ गया है। अब हम ज़रा-सा 1-2 परिभाषाएँ देख लेते हैं आधुनिकता और आधुनिकीकरण दोनों की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आधुनिकता की परिभाषा। जर के अनुसार आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में करना कठिन है। यह चाहे तो सर पर दौड़कर हवा से बातें कर सकता है और चाहे तो किसी अंधेरे कुएं में ढकेल सकता है। अर्थात आधुनिकता जो है, मॉडर्निटी जो है, या तो ये आपका विकास कर देगा या तो ये आपको इतना नुकसान पहुंचा देगा जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अंधेरे कुएं में ढकेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, न्यूक्लियर वेपन्स ये बनाए गए थे सेफ्टी के लिए। ये एक नई खोज थी। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? देश की सुरक्षा और आपस में देशों को लड़ने से रोकना। बट आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन एक थ्रेट की तरह है। जहाँ कहीं भी अगर गिर गए, हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हो, वहाँ पे गिरे थे तो उसके कितने बुरे प्रभाव पड़े थे। और यही न्यूक्लियर वेपन अगर किसी सही इंसान के हाथों में है, सही देश के हाथों में है, तो कितनी अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये सेफ्टी के पर्पज से रखा गया है। बट अगर यही किसी टेररिस्ट के हाथ में लग जाए या किसी सनकी आदमी के हाथ में लग जाए या उसके कंट्रोल में वो देश आ जाए जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये बाकी के देशों के लिए कितना खतरा है। पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी डेंजरस कंडीशन हो जाएगी अगर इसने बिना वजह, बिना सोचे कहीं पे भी वो परमाणु बम फेंक दिया। तो आधुनिकता के कारण बहुत नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आधुनिकता में लचीलापन होता है, जैसा कि हमने बात करी थी, वो नए आविष्कार करता है। तो नए आविष्कार में कभी-कभी पॉज़िटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, कभी-कभी उसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इस परिभाषा में कि आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मॉडर्निटी टाइम के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो आपको सर पर दौड़ा दे और हवा से बातें करा दे। मतलब आपके छोटे-छोटे गाँव में भी आप देखोगे मशीनें हैं। गर्मी में आपको ठंडा रखने के लिए एसी है, इन्वर्टर है, सोलर पैनल भी अब आजकल आ गए हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक चीज़ों को चला सकते हो। तो चाहे तो वो आपको हवा से बातें करवा सकती है, मतलब आपकी लाइफ़ काफ़ी ईज़ी कर सकती है। तो दूसरी तरफ वो किसी अंधेरे कुएँ में भी ढकेल सकती है। अब इन्हीं सारी चीज़ों का सोशल मीडिया देख लो, बहुत सारी जगहों पे इसके फ़ायदे भी होते हैं, बट इसका एक प्रॉब्लम ये है कि फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है या बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके वजह से कई जगहों पे काफ़ी सारे दंगे, फ़साद या अफ़वाहें उड़ी जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव उस जगह पे देखने को मिले। अब हम देख लेते हैं आधुनिकीकरण की सेकंड परिभाषा को, जो कि है प्रोफेसर बी.वी. शाह के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है? आधुनिकीकरण या जो आधुनिकता है, वो एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि वो क्या है? राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। मतलब आधुनिकीकरण समाज के प्रत्येक पक्ष में विद्यमान होने वाली प्रक्रिया है। जब आपकी सोसाइटी चेंज होती है, वो आधुनिक होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों में चेंज आता है। राजनीति, सामाजिक चेंज प्लस सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो हमने आधुनिकीकरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात कर ली है। अब हम ज़रा सा देख लेते हैं आधुनिकीकरण के लक्षण को। सिम्पटम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो, किसी भी समाज में अगर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके कुछ सिम्पटम्स होने चाहिए, कुछ लक्षण होने चाहिए ना। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति है और एक बीमार व्यक्ति है। तो बीमार व्यक्ति बीमार है, इसके कुछ सिम्पटम्स होंगे ना, चाहे वो जो भी बीमारी हो। अगर उसे वायरल फ़ीवर है, तो क्या होगा? फ़ीवर होगे, सर दर्द होंगे, बदन दर्द होंगी, जो भी सिम्पटम्स हैं, उससे आप पहचान सकते हो कि ये इंसान बीमार है और ये जो है वो बीमार नहीं है। सिम्पटम्स के ज़रिए आप पहचानते हो। ठीक उसी तरह अगर किसी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस दिख रहा है आपको, तो उसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ, ये सोसाइटी आधुनिकीकरण हो रही है। पहली चीज़ तो है आधुनिकता की व्यापकता। मीन्स समाज में जितने भी क्षेत्र हैं जुड़े हुए उस सोसाइटी में, उन सब क्षेत्रों में आपको आधुनिकता के लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो साहित्य और कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रभाव देखने को आया। और ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ समाजशास्त्र से संबंधित है या राजनीति शास्त्र से संबंधित है, ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र जो है
आधुनिकता का वो बहुत व्यापक है। ये लगभग हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है आधुनिक समाज का उदय। सिंपल सी बात है, जहाँ पे आधुनिक समाज का उदय होगा वहाँ पे आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा। और आधुनिक समाज का उदय का मीन्स क्या है? ज्ञानोदय। आपको पता होगा ज्ञानोदय यानी एनलाइटमेंट पीरियड जब चल रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। और एनलाइटमेंट पीरियड के बाद ही औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति या अन्य जितनी भी क्रांतियाँ हैं, पुनर्जागरण, धार्मिक आंदोलन, ये सारी चीज़ें देखने को मिले, जिसके बाद से आधुनिक समाज का स्वरूप सामने आया। तीसरी चीज़ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के कारण आधुनिकता का विकास। पश्चिमी देश हैं या अमेरिका है, यहाँ पे आधुनिकता का विकास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं के कारण हुआ था। मतलब हर देश, हर सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही थी। और वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इसके कारण देशों के बीच में आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, जिससे कि वहाँ पे आधुनिकीकरण देखने को मिला। मान लो ये देश आधुनिक है और ये मॉडर्न होने के बाद अगर किसी ऐसी कंट्री से संबंध रख रहा है जो अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, तो यहाँ के लोग अगर आएँगे व्यापार के सिलसिले में या सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ के लोग भी इनके कल्चर से प्रभावित होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो प्रक्रियाएँ हैं या उनके बीच के जो रिलेशन है, उसने भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोर्थ पॉइंट है पूंजीवाद, औद्योगीकरण, धर्मनिरपेक्षता यानी कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म और सेकुलरिज्म। जिस भी सोसाइटी में आपको लगेगा कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या वो सोसाइटी मॉडर्न है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एकांकीपन, प्रतियोगिता, उत्तेजित असंतोष। अर्थात जो भी सोसाइटी मॉडर्न है या वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो लोनलीनेस, दूसरा है कंपटीशन एंड डिससैटिस्फैक्शन। मीन्स देखो, जब भी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो वो हो जाती है कंपटीशन बेस्ड सोसाइटी। वहाँ पे हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, अपने आप को काफ़ी अच्छी लाइफ में एंटर करने के लिए। भीड़-भाड़ की ज़िंदगी में एकदम सा इंसान अकेला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम उसे वर्क करना होता है, उसको अपने आप में प्रोग्रेस करनी होती है, तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता दिखाई देती है और रात-दिन इंसान भाग-दौड़ करता है कि उसे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। इस चक्कर में क्या होता है, उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग प्रगतिशील हैं, भौतिकवादी हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये भी पहचान है आधुनिकीकरण की। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिकीकरण के कारक, जो कि बताए थे मायरन विनर ने। हालाँकि इनके द्वारा बताए गए ये 5 कारक सभी समाजशास्त्रियों द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, बट हाँ, इन्होंने भी कुछ कारक बताए हैं, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है शिक्षा, यानी एजुकेशन। अगर शिक्षा का अभाव है, तो आप किसी भी सोसाइटी को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुज़रता हुआ नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए कि शिक्षा द्वारा क्या होता है, मनुष्यों में ज्ञान या आप स्किल्स यानी हुनर को बढ़ाते हो। उसके द्वारा क्या होता है कि जो प्रौद्योगिक खोज है या टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं जिसमें इनोवेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं इनोवेशन के ज़रिए या इन्हीं विज्ञान के ज़रिए लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं या भविष्य में जो भी चीज़ें उन्हें हेल्प कर सकती हैं, उनके निर्माण के लिए कार्य करते हैं। और वो कैसे होगा? जब आप एजुकेटेड होगे, जब आप शिक्षित होगे, आपको तकनीक के बारे में शिक्षा होगी, आपके पास कुछ स्किल्स होंगे। सेकंड चीज़ है संचार यानी कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि ज्ञान और विज्ञान के बढ़ने के ही साथ-साथ संचार के जो माध्यम हैं, उनका भी विकास हुआ है। और जहाँ पे ज्ञान विज्ञान का प्रचार-प्रसार होता है, सिंपल सी बात है, वो आधुनिक समाज है या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे देखने को मिलती है। दूरसंचार के साधन क्या हैं? आपके टेलीफ़ोन हो गए, टीवी हो गए, रेडियो हो गए, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर या प्रिंट मशीन। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? आधुनिकीकरण को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है राष्ट्रवादी विचारधारा यानी कि नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी। इसका अर्थ ये है कि यदि आपको अपने देश को बढ़ाना है, तो
वहाँ के लोगों में, देश के नागरिकों में राष्ट्रहित की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर देश के लोग भाई भतीजावाद में अटके रहेंगे, जातिवाद में अटके रहेंगे या क्षेत्रीयता जैसे जो संकीर्ण विचारधारा है, इनसे ग्रसित रहेंगे तो किसी भी राष्ट्र की तरक्की कैसे होगी? यदि आपको अपने राष्ट्र को मॉडर्न बनाना है तो वहाँ के लोगों के बीच में राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ावा देना आवश्यक है। नेक्स्ट है करिश्माई नेता यानी करिज्मेटिक लीडरशिप। देखो, करिश्माई लीडरशिप की अगर हम बात करें तो परंपरागत जो समाज होता है वो आसानी से नहीं बदलना चाहता, ठीक है? उसको बदलने के लिए एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो उनकी परंपरात्मक व्यवस्था को भी समझे, प्लस उनको इस बात के लिए आश्वासन दे कि उनकी जो परंपरा है वो भी बनी रहेगी, प्लस जो आधुनिकता है या मॉडर्नाइजेशन है वो भी प्रक्रिया आवश्यक है राष्ट्र के विकास के लिए। और यदि लीडर ये चीज़ बोले विश्वास के साथ तो लोग थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लास्ट है अवपीड़क सरकारी प्राधिकार, अर्थात एक ऐसी सरकार जिसको लगता है कि उस देश के विकास के लिए वहाँ पे ये सारे नियम अगर ज़रूरी हैं लगाने तो उसको वो फोर्सफुली भी लगाएगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट विकास की कई सारी योजनाएँ जो हैं वो लागू करना चाहती है, बट लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पुराने हिसाब से रहने की आदत है। वो दकियानूसी व्यवस्था में रहे आए हैं तो उन्हें परिवर्तन चाहिए नहीं होता, चेंज का वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो नई चीज़ों की तुलना में वे लोग अपनी परंपरागत विचारों, कार्यप्रणालियों या जो उनके उपकरण हैं उसमें ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में परिवार नियोजन या भूमि सुधार जैसे लाभकारी योजनाएँ आई थी जब तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। बट उस टाइम पे देश की भलाई के लिए या देश के विकास के लिए वो योजनाएँ ज़रूरी थी। या अभी आप देख लो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जब भी बात होती है तो उसके कई सारे विरोध देखने को मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं टाइम के हिसाब से, उसका विरोध करने से हमारे देश के विकास में या हमारे देश की सुरक्षा में भी हानि पहुँचती है। तो ऐसी सरकार की भी आवश्यकता होती है जो इन चीज़ों को साइड में कर दे और ये बोले कि नहीं अभी के लिए यही चाहिए और हमें यही योजनाएँ लागू करनी हैं, जिससे हमारे देश का विकास हो सकता है। तो मायरन विनर ने सिर्फ़ ये 5 कारक बताए हैं, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही 5 कारक हैं जो कि आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक हैं, और भी बहुत सारे कारक हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एक समाज किस प्रकार आधुनिक बनता जा रहा है या वहाँ पे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिकीकरण से एसोसिएटेड जो प्रमुख विचारक हैं वो क्या बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में, प्लस मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं, उसके प्रभाव, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सेकेंड पार्ट में बात कर लेंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।